Join Real Concept Institute. This is #1 institute for entrance test preparation. Here you can prepare for PBA, PCom, Law, PCA, and various entrance exam. Join us today and get 25% discount. Call us 9899382196. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर एंड ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देना स्टार्ट कर चुके हैं फॉर दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चाहे आप बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट, बीकॉम ऑनर्स, लॉ, बीएलएड, बीजेएमसी या फिर इससे रिलेटेड किसी भी कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी कोर्सेज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश की। चाहे आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए कि इंग्लिश जो है वो बनती कैसे है और इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना होगा और कहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आता है। इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। देखिए, जब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो बच्चे कई बार मजाक में कह देते हैं इंग्लिश क्या है, ABCD A to Z सारा इंग्लिश कवर हो गया। तो देखिए क्या होता है कि ये जो पूरे के पूरे 26 लेटर्स होते हैं, देखिए ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को कहा जाता है लेटर्स, और जबकि इसकी जो पूरी सीरीज होती है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं उनको कहा जाता है अल्फाबेट। राइट गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इन 26 अल्फाबेट के अंदर में से 26 लेटर्स में से 5 होते हैं हमारे वॉवल और बाकी जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। अब आपको ये भी पता है कि जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होती है वर्ड, जो हम पहले से ही जानते हैं। जब ये वर्ड मिलते हैं आपस में तो फॉर्मेशन होती है किसकी, सेंटेंस की, ये भी आप पहले से ही जानते हैं। और जब ये सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होती है पैराग्राफ की। ये 3 चीजें जो मैंने सर्कल की है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहले से ही है, ठीक है। बट इनके बनने से पहले भी कुछ चीजें हैं जो फॉर्म होती हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है, और आज हम उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से थी, उसके बावजूद भी आज तक इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत होते जाते हैं, चीज़ें हम बोलना चाहते हैं फिर भी गलत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने जो बीच की 3 कड़ियाँ इसमें जोड़ी हैं, इसी तरह से लैंग्वेज के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में आपने स्किप कर दी हैं, जिसकी वजह से आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है। अब जरा हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए, वर्ड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि इट्स अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, कि ये जो है एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है लेटर्स का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 वर्ड लिखे, रियल, दूसरा वर्ड लिखा कॉन्सेप्ट, और तीसरा वर्ड लिखा मैंने इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 3 जो वर्ड हैं इन सभी के अंदर आपको एक ना एक वॉवल जरूर दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं लैंग्वेज के अंदर चाहे आप कोई भी वर्ड उठा लें उसके अंदर आपको एक ना एक वॉवल जरूर मिलेगा, क्योंकि बिना वॉवल, जिसको हिंदी में स्वर कहा जाता है, उसके बगैर वर्ड को प्रोनाउंस करना इज नॉट पॉसिबल। राइट गाइस, तो जब ये वर्ड जो होते हैं, जब ये वर्ड मिलते हैं आपस में तो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की। सेंटेंस जो होता है इट्स अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, और साथ ही साथ इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर भी होती है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिख सकता हूँ आपके पास, क्योंकि इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया जॉन प्लेज क्रिकेट। राइट गाइस, इस बेसिक सेंटेंस के अंदर वी कैन सी दिस इज आवर सब्जेक्ट, दिस इज आवर वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से मैं एक और सेंटेंस लिख सकता हूं, आई हैव अ गोल्ड रिंग। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो आप समझ चुके होंगे सेंटेंस के अंदर हमें 3 चीजें बेसिकली देखने को मिलती हैं। हालांकि सेंटेंस जो है बिना सब्जेक्ट के भी बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी बन सकता है, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। उसके बाद बात आती है पैराग्राफ की, कि पैराग्राफ क्या होता है, इट्स अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ,
ठीक है, अब हम बात करते हैं उन कड़ियों की जो बीच की टूटी हुई है, जिसके बारे में आपको शायद इंफॉर्मेशन ना हो। वो है सिलेबल, फ्रेज एंड क्लॉज। अब देखिए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल को अगर मैं डिफाइन करूं, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ड प्रोनाउंस्ड एट अ टाइम, यानी कि शब्द का वो हिस्सा जितना हम एक बार में बोल पाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सिलेबल। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे से वर्ड उठाते हैं हम, रियल। ठीक है, रियल एक ऐसा वर्ड है जिसको हम एक बार में बोल पा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट को हम कितने पार्ट में उठा पाएंगे, 2 पार्ट में। अगर हम बात करते हैं तीसरे वर्ड की, इंस्टीट्यूट की, तो हम 3 पार्ट में इसको पढ़ पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट। ठीक है गाइस, तो ऐसा वर्ड जो हम एक बार में बोल पाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोनोसिलेबिक। जो वर्ड हम 2 बार में बोल पाते हैं उसको कहते हैं बाईसिलेबिक। जिसको 3 बार में बोल पाए उसको कहेंगे ट्राइसिलेबिक। और ऐसा वर्ड जो 3 से ज्यादा पार्ट में बोला जाता है उसको कहते हैं पॉलीसिलेबिक। देखिए ये क्या है, ग्रामर की टर्म्स है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इन चीज़ों के, इन टर्म्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो कई बार क्या होता है कि कई बार हमें ग्रामर में समझ ही नहीं आता है और जिस वजह से हमारा इंटरेस्ट जाता रहता है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा सिलेबल क्या होता है। और याद रखना सिलेबल जो होता है उसके अंदर एक ना एक वॉवल का होना कंपलसरी है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड दे रहा हूं जो आप लोगों को घर से प्रिपेयर करना है या आप इसको ट्राई कर सकते हैं। द वर्ड इज हिप्पो पोटो मोन्स टोसिस क्विपडेलियो फोबिया। ठीक है, शायद आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई वर्ड होता भी है, नहीं होता है सर, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा वर्ड होता है और ये पूरा सिर्फ एक वर्ड है। आप लोगों को इसके अंदर सिलेबल आइडेंटिफाई करने हैं और आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने सिलेबल आपको मिले। और इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। ऐसे लोग जिनको बड़े शब्दों से डर लगता है, राइट। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है फ्रेज। कि फ्रेज क्या होता है। देखिए फ्रेज को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इसका कोई प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे से ही उठा सकता हूँ, ए गोल्ड रिंग। ए गोल्ड रिंग के अंदर हम देख सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। ठीक है, इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, ए गोल्ड और रिंग। और तीनों वर्ड मिल करके हमें कोई मीनिंग समझा रहे हैं, जबकि ये कोई सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो फ्रेज कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं। जैसे कि मैंने एक और फ्रेज लिखा आपके सामने, वो है डार्क हॉर्स। ठीक है, अब जो गोल्ड रिंग है उसका मीनिंग हमें सीधी तरह से समझ आ रहा है, जबकि कई सारे ऐसे भी फ्रेजेस होते हैं जिसका मीनिंग इतना क्लियर नहीं होता है जो कि हमें लग रहा होता है। तो डार्क हॉर्स जो होता है उसका मतलब वैसे होता है छुपा रुस्तम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेगा, पर उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये है छुपा रुस्तम, दिस इज द राइट गाइस। तो आई होप आप लोगों को फ्रेजेस तक समझ आ गया है कि फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो आते हैं, हम आते हैं क्लॉज की तरफ कि क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज जो होते हैं, अभी तक अगर आप डेफिनेशंस को ध्यान से देख रहे हैं तो डेफिनेशन में आपने क्या देखा है, हर जगह बात हो रही है ग्रुप की, ग्रुप की, ग्रुप की और ग्रुप की, जबकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है पेयर की। तो इट इज अ मीनिंगफुल पेयर ऑफ सेंटेंसेस। ये जो है सेंटेंसेस का जोड़ा होता है जो मीनिंग बताने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं आप लोगों के पास कि जैसे कि आई हैव अ रिंग विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर हम देख सकते हैं 2 पार्ट है, आई हैव अ रिंग और दूसरा जो है विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो अगर मैं इस पार्ट को हटा देता हूं तो द नेक्स्ट सेंटेंस विल बिकम मीनिंगलेस, कि वो सोने का बना हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूं तो ये जो पहला सेंटेंस है इसका मतलब जो है वो ना के बराबर है कि आई हैव अ रिंग। रिंग तो है पर रिंग किस चीज़ की है, सोने चांदी तांबे पीतल, हम इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं।
तो एक वो सेंटेंस जो अकेला रह करके थोड़ा बहुत मीनिंग बता सकता है उसको हम कहते हैं मेन, और इसको क्या कहेंगे, मेन सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट सेंटेंस। हालांकि ये जो मैंने टर्म्स बताई हैं आपको, ये लेमन टर्म्स हैं। लेमन मतलब आम आदमी की भाषा में। ग्रामर की भाषा में ये जो मेन होता है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, और सेंटेंस जो होता है इसको कहा जाता है क्लॉज। इसी तरह से डिपेंडेंट को कहा जाता है सबऑर्डिनेट, और सेंटेंस को कहते हैं हम क्लॉज। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि दो चीजें क्या होती हैं। तो अब आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर समझ आ गई है कि सिलेबल, सिलेबल से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से क्लॉज, और क्लॉज से पैराग्राफ की फॉर्मेशन होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमें समझ आ गया कि इंग्लिश बन कैसे रही है, बट इंग्लिश बनने के साथ साथ आपको अब ये भी आना चाहिए कि इसको सीखने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो ये है, हमें सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपने देखा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, जिसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस, वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में भी एक और चीज होती है, वो होती है सेमी वोवल। ठीक है, सेमी वोवल में W और Y होता है। आपने ध्यान भी देखा होगा, कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कोई वोवल नहीं आता, जैसे कि स्काई, फ्लाई, राइड, तो उसमें कम से कम Y या W जैसा लेटर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो सेमी वोवल होते हैं। हाँ, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो किसके बारे में बात कर रहे थे कि अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, 26। उसी तरह से वर्ड, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होते हैं वो है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन। देयर आर 1 मिलियन वर्ड्स, और जो 1 मिलियन वर्ड्स हैं उनको उसके एक्शन के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रामर में डिवाइड किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम पे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चीज़ें आती हैं, कहने का मतलब ये है कि जो 10 लाख वर्ड है, 10 लाख वर्ड्स में से कुछ लाख वर्ड नाउन है, कुछ प्रोनाउन है, कुछ एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से डिवाइडेड है। इसमें एक और कैटेगरी आती है हमारे पास डिटर्मिनस, जिसके अंदर एक कॉमन टॉपिक आप लोगों ने शायद सुना या पढ़ा है, वो है आर्टिकल्स। ठीक है, जिसमें हम ए, एन और द के बारे में पढ़ते हैं, द या दी। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको द कब कहते हैं, दी कब कहते हैं। राइट गाइस, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका वर्ब, क्योंकि वर्ब को सीखने के लिए आपको अल्टीमेटली 6 टॉपिक सीखने पड़ते हैं। 6 टॉपिक में आता है हमारे पास टेंस, मोडाल्स, कंडीशनल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन और नॉन फाइनाइट्स। फाइन गाइस, तो आपने यह देखा कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। वर्ड इंग्लिश के अंदर टोटल 10 लाख हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जितने लोग हैं, हम उनको मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें से कुछ लाख, कुछ करोड़ लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जीव हैं, अकॉर्डिंगली। फाइन गाइस, इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारे पास सेंटेंस की, कि पूरे इंग्लिश के अंदर, पूरी लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस हैं वो होते हैं टोटल 5 तरह के। पूरे इंग्लिश के अंदर सेंटेंस जो है वो 5 तरीके के बने होते हैं। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इंपेरेटिव, चौथा है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा है हमारे पास ऑपरेटिव। शायद आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, बट पंक्चुएशन यानी कि इन सिंबल्स के आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस जो है वो असर्टिव हो सकता है। अगर क्वेश्चन मार्क के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, इसके साथ एक्सक्लेमेटरी में भी फुल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है, एंड ऑपरेटिव के अंदर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो आपको जल्दी अपलोड करूंगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भैया हमने देख लिया कि वर्ड की हमने पहचान कर ली, सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि सेंटेंसेस को आपस में कैसे जोड़ा जाए। तो हम बात करते हैं वहां पे स्ट्रक्चर की, और जो स्ट्रक्चर आती है वो कहाँ से बन करके आती है, हमारे पास क्लॉज से। ठीक है, तो आपने देखा सेंटेंस, ठीक है, आपने देखा वर्ड, और अब हम बात कर रहे हैं क्लॉज, यानी कि सेंटेंस को आपस में जोड़ा कैसे जाए या उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली 4 तरह की स्ट्रक्चर बनती है। पहला है सिंपल,
यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंदर इन सभी तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं एक एक। उसके बाद आता है कंपाउंड, यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके बनाना। और जो दो सेंटेंसेस मिलकर के बनते हैं वो कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, आई हैव अ रिंग विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास कंपाउंड का। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस इनबिल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन हु इज द सन ऑफ डेविड रीड्स अ बुक। तो ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास। फिर कुछ ऐसी भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जॉन हु इज द सन ऑफ डेविड रीड्स अ बुक विच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, राइट। तो इस सेंटेंस के हम अंदर देख सकते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बन रही है, साथ में कंपाउंड स्ट्रक्चर भी बन रही है। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी हैं। आप देख चुके हैं कि इंग्लिश की डेवलपमेंट कैसे होती है। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको क्या क्या टॉपिक सीखने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है, राइट। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता हो। इस चीज़ को समझने के लिए आप देखिए कि पूरे इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आईएएस का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हों, ये सिर्फ 11 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है ना। स्पेलिंग टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए सिलेबल के ऊपर। फिर आता है सिनोनिम, यानी कि सेम मीनिंग या फिर नियरेस्ट मीनिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में पर्यायवाची भी कह सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको सीखना पड़ता है वर्ड, ठीक है। एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग, उसको सीखने के लिए भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है वो। चौथा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी आपसे एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ, इन सभी के लिए एक एग्जाम्पल जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपको, ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारे पास ईडियम एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां, वो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। फिर आता है हमारे पास एरर डिटेक्शन, यानी कि एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो बेसिकली सेंटेंस की स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के लिए आपसे पूछा जाता है कि आपको उसके बारे में जानकारी है या नहीं है। फिर बात आती है सेंटेंस फिलर की, वो उसको भी जानने के लिए आपसे पूछा जाता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन। फिर बात आती है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सेंटेंस को कैसे रीअरेंज किया जाए। और क्लोज टेस्ट, यानी कि पैराग्राफ के अंदर कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को आंसर करने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए क्लॉज के ऊपर, यानी कि ये समझ सकते हैं कि 9th और 10th टाइप का क्वेश्चन आपसे क्लॉज से पूछा जाता है। और लास्ट में आता है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए पैराग्राफ के ऊपर, राइट गाइस। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि सारी की सारी चीज़ें कि हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से बनता है, वो बनता है इसी स्टेप से। यानी कि एग्जामिनर जो है वो आपसे ये जानना चाहता है कि बच्चे को लैंग्वेज के अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, वो उन चीज़ों को अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट गाइस। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और ये जो है ये आपके लिए एक रामबाण है, जो इंग्लिश में आप किसी भी टॉपिक को आसानी से इसके बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। इसी तरह की और वीडियोस जो है हम डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।